वेरिएशन के बाद मुझे फ्लूइड्स और सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए. बट पहले मैं थर्मल कराऊंगा. थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है. हम जल्दी जल्दी थर्मल कंप्लीट करेंगे. थर्मल के बाद एसएचएम एंड देन वी विल कम बैक टू सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स. आखिर में बिल्कुल सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स करेंगे. ये तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. मैं पहले कुछ भी करा सकता हूँ. थर्मल इजी है. मैं चाहता हूँ जल्दी ये कंप्लीट हो जाए. फिर उसके बाद हम आसिया 1 to 2 PM. नहीं, 1 होता है, 12 होता है. 12 to 1:15. 12 to 1:15 आसिया. Anyways, let's start with thermal properties. थर्मल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस का सबसे इजी पोर्शन है. स्कोरिंग है. उज़ैर, मैं आज अनम्यूट नहीं कर सकता यार. आज बहुत बच्चे हैं तो पता भी नहीं कि कौन कौन आ रहा है. कभी कभी ना इश्यूज हो जाते हैं. सो मैं आज अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा. या मैं देखता हूँ, बस मुझे 2-4 मिनट दो, सब बच्चे ऐड हो जाए, उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूँ. सो थर्मल प्रॉपर्टीज, बस मैं एक बार वेटिंग रूम लगा दूंगा, सब आ जाए, उसके बाद फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा. मुझे पता नहीं कौन कौन आ रहा है. thermal properties. So thermal properties. अच्छा, the best thing about this chapter is इसमें पीछे का कोई कॉन्सेप्ट. चैप्टर कौन सा एनसीईआरटी का? चैप्टर कौन सा होगा? 6th था वर्क एनर्जी इन पावर, 7th 8th 9th 10th 11th. चैप्टर नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी. थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड सुन लो. ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट से. उज़ैर, फर्स्ट बुक इज ओवर. जी जी, मैं थर्मो कराऊंगा इस बैच पर. यस, फर्स्ट बुक इज ओवर. सेकंड बुक. So this starts with the concept of heat. अब आप लोगों की बातें हो गई ना मुझसे, अब सुन लो थोड़ी सी मेरी. हाँ, ये हीट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है. दैट व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी, अब आप अगर 9th क्लास में मुझसे पढ़ रहे होते तो मैं आपसे कहता हीट की जो डेफिनेशन है, मैं क्लास 9th के बच्चा होता तो मैं ये बताता. हीट इज अ फॉर्म ऑफ energy that gives sensation of hotness. इस तरह की. अब ये ऐसी बात है, हर चीज हीट होती है, वैसा लगता है कि हाथ लगाते ही हॉट हो जाए, बट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप बड़े हो गए, आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आती है ड्यू टू इट्स मोशन. दो तरह की एनर्जीज होती है. एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आती है मोशन की वजह से. अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा है तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी आती है फोर्स की वजह से. जैसे आप दो चार्ज ले लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. क्लास 10th फिजिक्स. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ड्यू टू दैट अट्रैक्शन इस सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. सो अब तक अगर कोई कुछ भी नहीं जानता काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इतना क्लियर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू फोर्स. लाइक एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, फोर्स एक्सर्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. अर्थ और मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो अगर मैं एक सिस्टम लूं, अच्छा पहले मैं, हाँ उधर हाइट नहीं यार, हम तो पढ़ चुके हैं ना. फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. हाइट क्या होता है वो तो हम उससे आगे गुजर चुके हैं. आप पढ़ चुके हैं कि हाइट तो बेसिकली कैलकुलेशन में आ जाता है. एनर्जी हाइट की वजह से नहीं, इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हीट समझाने के लिए पहले थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इंटरनल एनर्जी, फिर आएंगे हीट. इंटरनल एनर्जी. जिन लोगों को कैलकुलेशन से डर लगता है उनके लिए अगले 3 टॉपिक है, थर्मल, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी. कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई वेक्टर नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी कहानी है, सुनते चले जाओ. इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी सिस्टम में आएगी, जो टोटल एनर्जी कंटेंट जो होता है सिस्टम का, उसे आप इंटरनल एनर्जी करोगे.
total energy content of the system. अब अगर आप कह रहे हो टोटल एनर्जी कंटेंट, तो देखो क्या क्या एनर्जीज आ सकती हैं. अगर आपने एक सिस्टम ले लिया, अ सिस्टम ऑफ गैस, सिस्टम लिया, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है. अब आप सोचना शुरू करो, इस गैस मॉलिक्यूल्स में कितने तरह की एनर्जीज हो सकती हैं. सोचो, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड सोचो कि आपके अकॉर्डिंग अगर मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया और उसमें गैस फिल कर दी, तो उसमें आपके अकॉर्डिंग कितनी तरह की एनर्जीज गैस के अंदर हो सकती हैं. इतनी तो आप लोगों को आती है. देखो क्या क्या टाइप की एनर्जीज होंगी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा हूं. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मींस गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे. स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से एक एनर्जी होगी विच इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद इसके अंदर एक और एनर्जी आएगी जिसे हम कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रोटेट भी करते. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हो. ड्यू टू रोटेशन दिस सिस्टम हैव अ वाइब्रेशन भी हो रहा है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं. तो वाइब्रेट करने की वजह से एक एनर्जी होगी जिसे हम कहेंगे दिस इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, ड्यू टू वाइब्रेशन भी एक एनर्जी है विच इज एक्चुअल में दैट्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी. जो बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है वो तीन एनर्जीज है. ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल. ये तीन मोशन की वजह से है, नाम बता रहा है अलग अलग तरह के मोशन की वजह से. और ये पोटेंशियल एनर्जी आती है फोर्सेस की वजह से, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसकी वजह से. तो अगर आप मॉलिक्यूल की इन सारी एनर्जीज को ऐड कर दीजिए तो इसे आप कहेंगे दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सुनते जाइए, अभी लिखने की कहानी नहीं है. सो जो इंटरनल एनर्जी है ना, आप चाहें तो इस इंटरनल एनर्जी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ये जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, आप इस इंटरनल एनर्जी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर आप ढंग से देखने की कोशिश करें, एक एनर्जी आ रही है मोशन की वजह से, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आए, चाहे वो रोटेशनल मोशन की वजह से आए, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आए. एक एनर्जी आ रही है मोशन की वजह से और एक एनर्जी आ रही है फोर्स की वजह से, बेसिकली विच इज पोटेंशियल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें. एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन, और एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज बेसिकली ड्यू टू फोर्स. तो इंटरनल एनर्जी को मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. मैंने कहा ये काइनेटिक भी हो सकती है और ये पोटेंशियल भी हो सकती है. इंटरनल काइनेटिक को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन वगैरह. दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम. चलिए यहां तक हमने कर लिया है, तो एक काम की चीज और सुन लीजिए. अगर आपके पास आइडियल गैस है, इफ यू हैव एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. केमिस्ट्री में आप सबने आइडियल गैस पढ़ी होती है. आपने ये पढ़ा होता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते. कोलाइड ना करने की वजह से उनकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है आइडियल गैस. For ideal gas, internal potential energy is zero. So ideal gas की अगर internal energy होगी, देखिए ये जो अभी मैं अगले 5 मिनट छोटी छोटी चीजें आपको बताता रहूंगा, ये मैं आगे कनेक्ट करता चला जाऊंगा चीजों से. So internal energy of ideal gas सिर्फ काइनेटिक. अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, दैट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सो ये भी याद रखने की चीज है दैट इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और ऑफ एनी सिस्टम, सिर्फ गैस नहीं, कोई सिस्टम, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जब मैं कह रहा हूं इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट सिंपली मीन
आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आपके सिस्टम की चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब अगर मैं आइडियल, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी फोर्स पर डिपेंड करती है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का फंक्शन है, आप फोर्स चेंज करते चले जाओ, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती चली जाएगी। इसे हम कहते हैं इंटरैक्शन। इंटरैक्शन पर डिपेंड करेगी। जी हाँ सवालिया, नया चैप्टर है, बस अभी स्टार्ट किया, थर्मल स्टार्ट किया। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शन पर डिपेंड करेगी। अब अगर मैं आइडियल गैस में आ जाऊं तो जरा ढंग से देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो आप लिख सकते हो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, मैं यहीं से टेम्परेचर डिफाइन करूंगा, इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं इन सारी चीजों को सम अप करना शुरू करूं, आपने एक सिस्टम लिया, गैस ली, वाटर लिया, कुछ भी लिया, मैं कह रहा हूं उसमें टोटल एनर्जी बताओ क्या है? आपने कहा उस टोटल एनर्जी का नाम इज इंटरनल एनर्जी, पूरी एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैंने कहा अच्छा इस इंटरनल एनर्जी को डिवाइड करो, तो आपने कहा कि दिस इंटरनल एनर्जी कुड बी काइनेटिक और दिस कुड बी पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। इंटरनल पोटेंशियल किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी जिसे हम इंटरैक्शन कहते हैं। फिर मैंने कहा आइडियल गैस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो बचा क्या सिर्फ काइनेटिक। काइनेटिक किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे कहूं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से किस एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा? काइनेटिक, पोटेंशियल? आंसर दिखे मुझे चैट रूम में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं किसी भी सिस्टम का, तो कौन सी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी? वेरी गुड, कौन सी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, कॉन्टिन्यूअसली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सो जिसको आप टेम्परेचर कहते हैं ना, दैट इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मेजर करता है, मॉलिक्यूल्स की। मैं कह रहा हूं सिस्टम की टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है उस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। दैट कुड बी ट्रांसलेशनल, दैट कुड बी रोटेशनल, दैट कुड बी वाइब्रेशनल, बस बहुत ज्यादा हो वो एनर्जी। सो दिस इज इंटरनल एनर्जी। बट अभी तक हम हीट पर नहीं आए। सवाल तो ये था कि व्हाट इज हीट। हीट पर नहीं आया, अभी तो मैंने बताया आपको इंटरनल एनर्जी ज्यादा। अब आते हैं हीट पर। मैं आपको दो सिस्टम दे रहा हूं, दिस इज सिस्टम ए एंड दिस इज द सिस्टम बी। सिस्टम ए में कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, सिस्टम बी में कुछ इंटरनल एनर्जी है। सिस्टम ए में जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज यू ए, सिस्टम बी में जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज यू बी। मैं आपसे कह रहा हूं यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। सिस्टम ए की इंटरनल एनर्जी सिस्टम बी की इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है। अब आपने इसे कनेक्ट कर दिया, मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, सिस्टम ए और बी को। तो क्या होगा? कुछ एनर्जी फ्लो करना शुरू करेगी फ्रॉम ए टू बी। कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है? इट्स इंटरनल एनर्जी। भाई यहां ज्यादा थी यहां कम थी, आपने कनेक्ट कर दिया है, फ्लो। अभी जो इंटरनल एनर्जी फ्लो कर रही है इसी को हीट कहते हैं। हीट अलग से कुछ नहीं आया, जो इंटरनल एनर्जी फ्लो कर गई फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज हीट। सो हीट is the internal energy that transfer from higher to lower temperature. So the portion of internal energy that transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature is known as heat. इसीलिए यूजुअली जब आप हीट देखोगे ना टेक्स्ट बुक्स में डेल्टा से रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में कि डेल्टा मींस चेंज, डेल्टा बेसिकली मींस चेंज। तो इसी
चेंज का क्या मतलब है? इट्स चेंज इन एनर्जी। भाई यहाँ 100 थी, यहाँ 90 थी, 10 फ्लो कर गई, तो जो चेंज आया दैट चेंज इज योर इंटरनल हीट एनर्जी। जो एनर्जी कंटेंट है वो हीट नहीं है। और ये बहुत गलत ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप कहोगे अच्छा इस बॉडी में ज्यादा हीट है, इसमें कम हीट है, जिसमें आप कह रहे हो ना ज्यादा हीट है उसमें एक्चुअल में ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, जिसमें आप कह रहे हैं कम हीट है उसमें कम इंटरनल एनर्जी। जो फ्लो करेगा दैट इज हीट। तो अक्सर आप एक ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे दैट हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अभी हम अगले 10 मिनट सिर्फ सुनेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं 10 मिनट के बाद। तो अजलान का क्वेश्चन है, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमें ट्रांसफर हो जाती है। एग्जैक्टली अजलान, यही होता है, और जो ट्रांसफर हो रही है दैट इज हीट। चलिए अब मैं वेटिंग रूम लगाऊं और आप लोगों को अनम्यूट करूं, फिर डिस्कशन हो। सो वेटिंग रूम, और अगर कोई डाउट्स है यहां तक के तो मुझे बताना शुरू कीजिए। तो लास्ट लाइन जो लिखी है रिपीट कर दीजिए। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मींस हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि इंटरनल एनर्जी एक जगह हाई थी एक जगह लो थी, जो फ्लो कर गई उसी को हीट कह रहे हैं। तो उसी को मैंने जरा सा एक लाइन में लिख दिया, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये अक्सर आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। और बताइए। हाँ जाबिर, बिल्कुल बिल्कुल, हम में भी हो। हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, उसके अंदर एक एनर्जी होगी। yes that's what I'm saying. Heat cannot be possessed by a body. Heat can also only be transferred. पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होगी इंटरनल एनर्जी की, तब हीट होगी। बिल्कुल मरियम, जो ट्रांसफर होगी उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो ट्रांसफर होगी उसी को हीट कहते हैं। सर आपने जो ये डेल्टा क्यू लिखा है वो हीट ट्रांसफर हो रही है? ट्रांसफर है बिल्कुल, वो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जिसे हम हीट कहेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना 10 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, तो जो 10 जूल ट्रांसफर हुई है दिस इज हीट, से हम हीट कहेंगे। सर हाँ जी सर, मतलब अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं मतलब सर, तो सर उसमें भी चेंज ऑफ एनर्जी जो तो डेल्टा क्यू होता है सर, वो एक तरह से। बिल्कुल। आप जब हीट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको यस। आपने ट्रांसफर कर दिया उसी को हम हीट कह रहे ओके सर। हैं। फातिमा, इंटरनल एनर्जी जब इक्वल हो जाएगी फिर हीट का क्या रोल होगा? ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप ऐसे कहना चाह रही हैं फातिमा की ट्रांसफर नहीं होगी तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज जीरो। बट इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी वो एक पैरामीटर डिसाइड करता है जिसे हम टेम्परेचर कहेंगे। साजिद, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो पार्टिकल से ट्रांसफर हो रही है। साजिद, वो कई तरह से ट्रांसफर हो सकती है, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। वो पार्टिकल से कांटेक्ट से भी ट्रांसफर हो सकती है, वो रेडिएशन से भी ट्रांसफर हो सकती है, कई तरह से ट्रांसफर हो सकती है। दानिश, यूए में हीट 100 थी, अब यूपी में 90 मीन हीट फ्लो हो गई थी। दानिश, हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक टेम्परेचर ना सेम हो जाए। अगर टेम्परेचर अलग है तो हीट ट्रांसफर होती रहेगी, और जो ट्रांसफर होगा वही हीट, जो ट्रांसफर होगा वही हीट है। तो अगर मैं कह रहा हूं इसमें पहले 100 थी और बाद में इसमें 80 हो गई, तो कितनी ट्रांसफर हो गई? 20 गई ना। जो 20 गई वही हीट है, जो बची हुई है दैट इज इंटरनल एनर्जी। अलीना, सर टू हीट फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखती है तब तक जब तक टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाए तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, हीट नहीं आएगी। yes that thing is exactly the internal energy, internal kinetic energy. that term is misleading. ये कुछ बस misleading नहीं है, बहुत casually ये word यूज किया जाता है। in a strict sense this is internal energy, internal kinetic energy जिसकी आप बात कर रहे हैं। बट अक्सर ऑथर्स लिखते लिखते बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि फिर उससे वो हीट लिखना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक इन ग्रेविटेशन, जिसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं और आप कैलकुलेट करते हैं, दैट्स नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दो अलग अलग चीजें हैं, बट आप उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं। सवाल यार मुश्किल हो जाएगा, चलो अभी देखते हैं।
मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया व्हाट इज हीट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया। सर फर्स्ट स्लाइड से दिखा दीजिए, लिखा नहीं था। अभी अभी लिखिएगा, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने देखो अब तक बताया क्या आपको, हीट एनर्जी की फॉर्म है। हीट समझने के लिए इंटरनल एनर्जी आना चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी कंटेंट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी को सम अप कर दो और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप कर दो, दैट्स टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। आप लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, वो मोशन कैसा भी हो, ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, वाइब्रेशन। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी फोर्स पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेगी। आइडियल गैस में कोई फोर्स नहीं होती, तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन दिस, ओनली काइनेटिक इन नेचर। तो यश, आप जो मुझे रेफरेंस दे रहे हैं, दैट्स फॉर एन आइडियल गैस एंड दैट इज एक्चुअली द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर हीट क्या है? हीट एनर्जी का वो पार्ट है जो फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लोअर टेम्परेचर। तो अगर एक जगह ज्यादा टेम्परेचर, एक जगह कम टेम्परेचर है, हीट फ्लो कर गई, कुछ एनर्जी फ्लो कर गई, दैट एनर्जी इज नोन एज हीट। इसीलिए जब भी आपको हीट का सिंबल दिखेगा, एक डेल्टा जरूर यूज होता है। अच्छा, अब देखिए आपको पढ़ना क्या क्या। हीट एनर्जी है, हीट की वजह से जो भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो सब आप स्टडी करोगे। पहले तो आप भी देखोगे हीट की वजह से टेम्परेचर आता है। आप कैसे डिसाइड करेंगे किसमें हीट कंटेंट ज्यादा है, किसमें हीट कंटेंट कम है, या किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, किसकी इंटरनल एनर्जी कम है? उससे बेसिकली आप मेजर करते हैं टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो आपको डिटेल में पढ़ना है टेम्परेचर होता क्या है, मेजर क्या होता है, स्केल्स क्या होता है। फिर आप स्टडी करोगे एक्सपेंशन। जब आप बॉडी को हीट अप करते हो तो एक्सपेंड हो जाती है, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आप किसी चीज को हीट करो, उसका साइज बढ़ जाएगा, होता है ना। हीट अप करेंगे आप, बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो ये आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है। और उसके बाद आखिर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफर कैसे करती है। सीधी सीधी चीजें, कोई बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं। इसे लिख लो, फिर हम थर्मोमीट्री स्टार्ट करेंगे। लिखते जाओ, मुझे बताते जाओ जैसे जैसे आपको पता चला जाए। यश, आप जिस टर्म की बात कर रहे थे ना, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली उसे थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। सबने लिखा? नो सर। नो सर। जी रम, बिल्कुल बिल्कुल। कुकिंग में भी हीट ट्रांसफर होती है, बेसिकली बर्नर से हीट ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी के अंदर आ रही है। हमजा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलिए लिख लिया सबने, इसे भी लिख लीजिए। इसे हम थोड़ा तेजी से करेंगे, मतलब ये वो टॉपिक है जो आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। अब ये यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। बाकी जो टॉपिक्स थे वो सब ऐसे थे जो कि बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं, ये बहुत रिलेटेड नहीं होता है, यहीं शुरू होगा खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंट से टॉपिक। ये भी लिख लिया आप लोगों ने? इसको भी मैं रब कर दूं? सर सर नो सर। अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए। रीड करेगा टेम्परेचर, रीड करेगा टेम्परेचर क्या चीज है। थर्मोमीटर टेम्परेचर रीड करेगा, सो देखते हैं टेम्परेचर क्या चीज है। नेक्स्ट देखिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज, थर्मोमीटर स्टार्ट करने से पहले थर्मल इक्विलिब्रियम सुनो। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बेहतर तो होता है कि मैं जीरोथ लॉ पढ़ाऊं, बट जीरोथ लॉ हम थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम से मैं टेम्परेचर स्टार्ट करूंगा। दो बॉडीज हैं
दो सिस्टम है, अ सिस्टम ए एंड अ सिस्टम बी। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया, बट ये कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे, लाइक हीट फ्लो नहीं कर रही फ्रॉम ए टू बी। दो सिस्टम्स लिया आपने, एक सिस्टम ए लिया, एक सिस्टम बी लिया, आपने दोनों सिस्टम को क्लब कर दिया, कनेक्ट, लेकिन कोई भी एनर्जी सिस्टम ए से लेकर सिस्टम बी तक या सिस्टम बी से लेकर सिस्टम ए तक नहीं जा रही। कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रही ए से बी या बी से। जब कोई एनर्जी फ्लो नहीं कर रही तो आप कहोगे दीज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस नो फ्लो ऑफ हीट। तो अगर मैं कहता हूं एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मींस नो फ्लो ऑफ हीट, हीट का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई क्वांटिटी होनी चाहिए ना जो डिसाइड करेगी थर्मल इक्विलिब्रियम है। जैसे अगर आप में से जिन लोगों ने लॉज ऑफ मोशन करा है, लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम के लिए आप कहते हो नेट फोर्स 0 होगी, तो यहां कोई तो टर्म होनी चाहिए जो बताया आप। तो वो जो टर्म है यहां, वो टर्म है टेम्परेचर। सो टू systems having same temperature are in thermal equilibrium। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं दो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ए और बी का अगर टेम्परेचर सेम है, दैट मींस योर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं रशाद, इसका मतलब नहीं है नो इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी ए में भी है, इंटरनल एनर्जी बी में भी है, बट ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसफर टेम्परेचर डिसाइड करता है। या आप ये कहो कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करती है, दोनों की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सेम। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसे हम यहाँ ले आते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग होगा तभी हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर अलग नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर हीट के बाद आया था, बट ये हीट से ज्यादा फंडामेंटल है। ये बताता है कि हीट कब ट्रांसफर होगी और कब नहीं होगी, दैट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डिसाइड करेगा। हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अगर आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर to body at lower temperature। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर होती है। ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अब डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर देखिए। देखो टेम्परेचर की कोई बड़ी खास डेफिनेशन नहीं होती, हर टेक्स्ट बुक में यही लिखा हुआ दिखता है कि इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है। आपके लिए काम की चीज ये है कि टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सो टेम्परेचर बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिसाइड करेगा। हीट कहां से कहां जा रही है, दैट्स बेसिकली डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप जो ब्रांच यूज करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री वो सिंपल ब्रांच है जो डील करेगी टेम्परेचर मेजरमेंट से। which deals with ये डायरेक्शन है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। branch which deals with measurement of temperature। सो वो ब्रांच जो टेम्परेचर मेजरमेंट में डील करेगी, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीट्री में बेसिकली आप मेजर करेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट में डील करेंगे। थर्मोमीट्री के बाद so heat travels from high temperature to lower temperature।
अब टेम्परेचर, अब देखो जरा टेम्परेचर को आप मेजर करोगे कैसे? दो तरह के ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल। डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल लाइक लेंथ है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल है, स्केल रखा मेजर कर लिया। मास डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल है, आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ किसी को शायद स्टार्टिंग से स्लाइड्स चाहिए, भाई लिखते रहिए, स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, मैं चेंज करता रहूंगा। तो कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं हर्षित। कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल्स होंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखते, जैसे टाइम इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल। मैं आपसे कहूं कि अच्छा हर्षित, डिस्टेंस किसी भी तरह से हीट के मेजरमेंट का पैरामीटर नहीं हो सकता। कोई लॉजिक है आपके पास तो मुझे बताइए, आप कैसे डिस्टेंस के थ्रू हीट मेजर करने की, हीट फ्लो मेजर करने की कोशिश करेंगे? यश, टेम्परेचर is the measure of average kinetic energy of the system, basically average internal kinetic energy of the system. Internal kinetic energy of the system is temperature. So temperature इस पे नहीं डिपेंड करेगा कार किस वेलोसिटी से जा रही है, इस पे डिपेंड करेगा कार के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहा है। तो मेजर है, टेम्परेचर इज नॉट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा मतलब ये है कि अगर सेपरेशन होगा और स्टिल डेल यू का मतलब डिफरेंस है इंटरनल एनर्जीज में, लेकिन सेपरेशन की वजह से वो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो पा रही है, तो इस हिसाब से तो डिस्टेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। कि देखो हर्षित, ट्रांसफर करेगी या नहीं करेगी दैट्स अ टोटली डिफरेंट इशू, लेकिन हम हीट तब कहेंगे जब ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ट्रांसफर हो गई एनर्जी देन इट्स हीट, नहीं हुई तो नहीं होगी। और डिस्टेंस से मेजर नहीं करता भाई। सन और अर्थ के बीच में क्या लगता है हर्षित, डिस्टेंस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हीट पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? पहुंची सर। तो पहुंचती है नहीं? सिस्टम भी वेरी करेगा ना क्या सर? मतलब ये सिस्टम टू सिस्टम भी वेरी करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो आप ना दो चीजें मिला रहे हैं। जो आप कह रहे हैं दैट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट। कितनी हीट ट्रांसफर करेगी दैट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोड, कि कौन सा मोड है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, क्या है। हम तो फिलहाल ये पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफर कर गई, एनर्जी एक हाई टेम्परेचर से लोअर पे कर गई, दैट इज हीट। अब वो कैसे करेगी? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से करेगी, रेडिएशन के थ्रू आ जाएगी, कन्वेक्शन के थ्रू जाएगी, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके ओके सर। उज़ैर कह रहा है हीट लॉस नहीं होगी जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब ये डिपेंड करता है उज़ैर कि हम सिस्टम कैसा ले रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी करती है, लॉस नहीं भी होता है। सो दैट्स अगेन अ डिफरेंट इशू, लाइक दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब मैं उसको मिक्स करूंगा ना तो मसला हो जाएगा। मैत्री, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल जो हमने हमारे आईस यूनिट्स में नहीं है, सिस्टम में काउंट नहीं होते। मैत्री, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल्स हम उन्हें कहते हैं जिन्हें आप न तो आईज से देख सकते हैं, ना आप उन्हें डायरेक्टली क्वांटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो क्वांटिफाई नहीं होता, लेंथ क्वांटिफाई हो जाती है, नंबर क्वांटिफाई हो जाता है, मास क्वांटिफाई हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर क्या चीज है? मैं आपसे कहूं एक बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी बॉडी में टेम्परेचर कम है, तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो ऐसे पैरामीटर्स को, जी मरियम, हमेशा हायर से लोअर ट्रांसफर टेम्परेचर पर ट्रांसफर होगी। क्वेश्चंस। Yes, temperature is also the measure of thermal energy, बिल्कुल, क्योंकि thermal energy is not independent, depends upon both kinetic as well as potential। तुम लोगों ने ताबिश के साथ बहुत तरीके से करा है, तुम मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगे। हाँ, तो अब जो टेम्परेचर है दैट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा। लाइक टाइम, व्हाट इज टाइम? नोबडी नोज। बेस्ट डेफिनेशन होती है टाइम की, समथिंग व्हिच अ क्लॉक शोज। जो क्लॉक दिखा रही है दैट्स टाइम, नथिंग एल्स। टाइम डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं है। 12 आवर्स में दिन होता है, इसका क्या मतलब है? वो तो आपने बना रखा है 12 आवर्स की, आपकी घड़ी में जब 12 बार घूम जाएगी उसे आपने 12 आवर्स कह दिया। तो टाइम को मेजर करने के लिए आप अपनी वॉच का मूवमेंट यूज कर रहे हैं। आपको टाइम नहीं दिख रहा है, आपको वॉच का मूवमेंट दिख रहा है, तो उसे आप कह देते हैं कि ओके ये टाइम हो जाएगा। नहीं शायद ये भी रुक जाता है। तो इसी तरह से सो टेम्परेचर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, ये भी डायरेक्टली नहीं दिखता आपको। तो इसे मेजर करने के लिए आप कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल्स यूज करेंगे।
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल क्या होता है? ये बड़े जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। दूध उबल जाता है, दूध के उबलने का क्या मतलब है? होता है ना, दूध बॉईल कर गया, उबल कर बाहर आ गया, क्या मतलब है उसका? भाई आपने जब दूध लिया, कंटेनर में रखा, दूध का वॉल्यूम इतना था, आपने उसे हीट करना शुरू किया, जब आपने हीट किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। जब आपने हीट किया ना तो वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा ज्यादा हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इतना हो गया कि आपके कंटेनर के बराबर नहीं है, तो बाहर आ जाएगा। सो दैट्स बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ मिल्क। जो दूध उबल रहा है वो एक्सपेंशन हो रहा है, पहले इतना सा था, आपने हीट किया, इतना हो गया, वो बाहर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया, जब दूध बाहर आया ना, आप उसको टच करके नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है, आपको सिर्फ समझ में अच्छा बाहर आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया होगा, बहुत ज्यादा हीट दे दी है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल जिसे आप यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर, अब आजकल तो डिजिटल आते हैं, डिजिटल ने सब बिगाड़ दिया। ओए मरकरी थर्मामीटर सुना है तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखा है ना, तो मरकरी थर्मामीटर में क्या होता था? थर्मामीटर मरकरी ऊपर जाती थी, तुम्हें टेम्परेचर दिखता था, मरकरी दिखती थी? सर Mercury. देखकर Mercury. तुम कहते थे अच्छा मरकरी बहुत ऊपर जा रही है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, मरकरी नीचे है तो टेम्परेचर कम होगा। हाँ, जाबिर कह रहा है दूध तो उतना ही रहता है। अबे दूध ज्यादा हो जाता है बाहर अगर चला जाए, वो तो जब दोबारा ठंडा हो जाएगा तो उतना ही आ जाता है। जब वो टेम्परेचर हाई होता है ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो हम कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल्स यूज करेंगे जिनके थ्रू नहीं, वेजिटेबल्स वो श्रिंकिंग अलग है, वो हीटिंग की वजह से नहीं, वो कहानी अलग है, वो कहानी अलग है, वो वाटर वगैरह लूज कर देती है। अच्छा, अब हम टू मेजर टेम्परेचर we use some direct observables which change with temperature। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल जो टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाते हैं। इतना लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो, फिर उसके बाद देखते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल। लिख लो, सबने लिखा? इसे लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलो गुड। लोगों ने एक मिनट देखो, आज का जो पहला लेक्चर होता है ब्रांच शुरू करने का, थर्मल अपने आप में एक ब्रांच है, तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएं इसके साथ, सोचना शुरू कर दें इसकी टर्म्स में। तो थोड़ा स्लो भी रहता है, इधर उधर के डिस्कशंस बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा जी, अब आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। यार ये प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर ना जबरदस्ती की किताब वालों की दी हुई है, ऐसा फिजिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल में भी पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर बताओ। अगर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि तुम्हारा टेम्परेचर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, तो उस इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेबल को मेजर करने के लिए तुम डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल यूज करोगे, उसी को क्या देते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। Temperature can be measured using some quantities, observable quantities, वही जो मैंने पहले लिखा था, ये मैं बस बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूं। Quantities that change linearly with temperature, that change linearly with temperature। तो जो टेम्परेचर के साथ linearly change होगा हम वो क्वांटिटी यूज कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वांटिटी उसी को कह देते हैं, उस तरह का थर्मामीटर है। जैसे आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और लिक्विड भी मर्क्यूरी लेंगे, मर्क्यूरी का लेवल वॉल्यूम चेंज होता है, तो आप क्या दोगे मर्क्यूरी थर्मामीटर।
अब तुम में से कोई कहता है नहीं मर्क्यूरी नहीं यूज करेंगे, गैस का प्रेशर भी तो चेंज कर जाता है, केमिस्ट्री वाले सर ने बहुत पढ़ाया होगा कि गैस को हीट अप करोगे प्रेशर चेंज हो जाएगा। आप प्रेशर ऑफ गैस यूज कर लीजिए, तो आप कह दोगे अच्छा ये कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। आप कहोगे अच्छा प्रेशर तो चलो चेंज हो रहा था, प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ गैस भी जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस भी चेंज हो रहा है, तो तुम कहोगे अच्छा इसे कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, इसे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर कह दिया। आप एक और नाम लेकर आते हैं, आप कहते हैं अच्छा रेजिस्टेंस भी तो चेंज होता है हीट करने से, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसे आपने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कह दिया। बहुत तरह के थर्मामीटर्स आते चले जाएंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसे पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, इसे पढ़ाऊंगा, फिर हम ट्रिपल पॉइंट वाले थर्मामीटर पे आ जाएंगे जो आजकल यूज करते हैं, मतलब आपकी जनरेशन में जो ढंग से यूज होते हैं उस पर आ जाएंगे, तो पुरानी कहानी। तो ऐसे आप थर्मामीटर से मेजर करते हैं। तो अगर मैं आपको एक मर्क्यूरी थर्मामीटर का एग्जाम्पल दूं कि बनता कैसा है, मर्क्यूरी थर्मामीटर को बनाया कैसे जाता है, हिमांशु मैं अभी टाइम दूंगा, अभी लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी सुन लो, मतलब ये ना बड़ी कनेक्टेड कहानी है, एक कहानी खत्म हो जाएगी फिर मैं लिखने के लिए टाइम दिया करूंगा, ठीक है, ऐसे चलेंगे। अभी जरा सी कहानी खत्म होने दो। सो मर्क्यूरी जो थर्मामीटर है, इस मर्क्यूरी थर्मामीटर में हमने मैंने मर्क्यूरी ली और इसे आइस में रख दिया, आइस फील्ड। भाई मर्क्यूरी का कोई लेवल होगा, मर्क्यूरी यहां तक आई, आइस में जो लेवल आया मर्क्यूरी का उसे मैंने कह दिया 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज हो रही है जस्ट आइस, इसे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं वाटर लेकर आया, दिस इज बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में डाला, जब बॉइलिंग वाटर में डाला तो ये यहाँ चला गया, ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर इसको कह दिया 100 और इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तुमने स्केल लिया और बराबर बराबर 100 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, ये 0 था ये 100, हर पार्ट को तुमने 1 डिग्री सेल्सियस कह दिया। तो घर में ऐसे थर्मामीटर बना लो, मर्क्यूरी लो, एक पाइप किसी के अंदर डालो, ट्यूब के अंदर आइस में रखो, जहां तक चढ़े उसे मार्क कर दो 0, वाटर में डालो, बॉइलिंग वाटर में जहां तक चढ़े उसे मार्क कर दो 100, ये तुम्हारा मर्क्यूरी थर्मामीटर बनके तैयार हो गया। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस। तो अक्सर जितने भी आप थर्मामीटर्स बनाएंगे उसमें तरीका यही होगा कि लोअर फिक्स पॉइंट, इसको कहते हैं यूजुअली लोअर फिक्स पॉइंट, द लैंग्वेज ऑफ थर्मामीट्री, लोअर फिक्स पॉइंट, और भाई इसे आप कहेंगे दिस इज नोन एज अपर फिक्स्ड पॉइंट, वो लोअर फिक्स पॉइंट था, ये अपर फिक्स पॉइंट। तो ऐसे थर्मामीटर बनता है, हमें बहुत डिटेल नहीं देखनी कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर की, हमें तो बस से मतलब है कि अच्छा थर्मामीटर बन गया। अब स्केल्स पढ़ते हैं, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्केल्स पर आते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, आइडियल गैस थर्मामीटर जो आजकल ऐड हुआ है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो बेस्ड होता है, इसे लिखते रहिए, मैं क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। रशाद, इज इट पॉसिबल दैट मर्क्यूरी बर्स्ट ऑफ फ्रॉम थर्मामीटर ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग? रशाद बिल्कुल हो सकता है, मतलब आपने इतना हीट कर दिया कि मान लो मर्क्यूरी का वॉल्यूम हो गया थर्मामीटर का वॉल्यूम का डबल, तो बेचारी मर्क्यूरी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगी थर्मामीटर पर, एक लिमिट ही क्यों, तो ग्लास की, जब तक ग्लास विथस्टैंड कर जाएगा टूट जाएगा। अच्छा बिल्कुल ऐसा है, मैं तुम्हारा हाथ लेकर एक ग्लास के अंदर बंद कर दूं, अब तुम उसे जैसे जैसे खोलोगे ग्लास पर फोर्स लगेगी ना, अब वो ग्लास टूटेगा या नहीं टूटेगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, तुम कितनी फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारे ग्लास का मटेरियल कैसा है। तो तुम हीट करते ही चले जाओगे, फोर्स बढ़ाते ही चले जाओगे, तो एक टाइम आएगा थर्मामीटर टूट जाएगा। अरे लिख लो, इतना इतना लिखो जल्दी से। डन सर। लिख लो। सही क्या लिखा है, लोअर फिक्स पॉइंट एंड लिख अपर ली, फिक्स लिख ली। पॉइंट। देखो आइस जो है ना, जिस टेम्परेचर पर आइस फ्रीज होती है
वाटर फ्रीज होता है, सॉरी आइस का फ्रीज होती है, आइस मेल्ट होती है, वाटर फ्रीज होता है, उसे हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। और जहां जाकर वाटर बॉयल हो रहा होता है उसे हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। सो दैट्स लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। अब आपको पढ़ना है स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर ना। Scales of thermometer. तो देखिए स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर में हमें 2-3 तरह के स्केल्स चाहिए आपको। अब सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है, केल्विन होता है। यस उज़ैर, बिल्कुल। तो देखिए कोई भी आप स्केल लें, उन सारे स्केल्स में एक चीज कॉमन होती है। स्केल्स बनाने का तरीका क्या है, आप किसी भी स्केल में टेम्परेचर लीजिए। अच्छा मैं पीछे चला जाऊं, लिख लीजिए। और पीछे जाऊं साजिद? नहीं उज़ैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई मसला नहीं, तो इजी चीज है। सो स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर, कोई भी स्केल लो, कोई भी, उसमें से उस स्केल में एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा। लोअर फिक्स पॉइंट मींस वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आइस मेल्ट करती है या वाटर फ्रीज होता है। फिर उसी स्केल में एक अपर फिक्स पॉइंट होगा। अपर फिक्स पॉइंट मींस वो पॉइंट जिस पॉइंट में वाटर बॉयल होता है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। हर स्केल में इसकी वैल्यू सेम आती है। हर स्केल के अंदर कोई स्केल ले लो, उसमें ये वैल्यू सेम होगी। तो ये समझो कि ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप कोई भी स्केल बना सकते हैं। आप स्केल्स कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। खुदा ये टेम्परेचर है उस स्केल में। Tx इज टेम्परेचर इन स्केल x। अब मुझे पता नहीं ना, जो स्केल चाहो तुम बना लो। अगर आप कह रही हैं कि भाई ये सेल्सियस स्केल है तो सेल्सियस में टेम्परेचर होगा, आप कह रही हैं फ़ारेनहाइट स्केल है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा। लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। इसके बाद आप फ़ारेनहाइट स्केल ले लीजिए। अरे बता दो यार, मुझे याद नहीं रहता फ़ारेनहाइट में बिल्कुल भी। फ़ारेनहाइट स्केल बता दो, लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? अरे वाह, यश ने बता दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अपर फिक्स पॉइंट कितना हो जाता है? 212। तो कितनी डिवीजन हो गई? 180 डिवीजन हो गई। अबे 90 नहीं होता यार, क्या बात है, 212। अपर फिक्स पॉइंट यहां 100 डिवीजन है, यहां कितनी हो गई? 180 डिवीजन हो गई। नेक्स्ट देखो र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होगा 0 डिग्री र्यूमर। र्यूमर स्केल में अपर फिक्स पॉइंट होगा 100 डिग्री। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया और आपके पास र्यूमर स्केल। फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया, इसके बाद और क्या क्या स्केल्स होंगे? फ़ारेनहाइट किया हमने, र्यूमर कर लिया, और केल्विन स्केल था। केल्विन कैसे भूल गए? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में क्या होगा? लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट होता है 373.15। और ये सारे स्केल्स में सेम होगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर लेता हूं टेम्परेचर इन सेल्सियस, लोअर फिक्स पॉइंट कितना था? 0। अपर फिक्स पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में लिखो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 212 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। र्यूमर स्केल,
र्यूमर तो यार अब कभी यूज करते ही नहीं है, पहले लैब में यूज करते थे तो इस किताबों में रह गया। 80 डिग्री र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर। कैल्विन स्केल 273.15 कैल्विन, 373.15 कैल्विन, -273.15 कैल्विन, ये सब इक्वल है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई अपना नया स्केल बना लो, कोरोना स्केल बना लो, उसमें भी यही कहानी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, र्यूमर में मैंने क्या लिखा है? र्यूमर में 100 था। यस र्यूमर को 80 पे खत्म हो जाता है। चलिए, ये आपके अलग अलग स्केल्स हो गए। अब सुनिए जरा, यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे थर्मामीटर में, दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक इस रिलेशन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी स्केल दे दे वो आपको, इवन वो आपसे क्या है फॉल्टी स्केल है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए किसी स्केल में, फॉल्टी होने के बावजूद वो स्केल इसको फॉलो करेगा। फॉल्टी का मतलब ये नहीं कि इससे बच जाएगा, इसको तो फॉलो करेगा। ऐसा हो सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, गलत लिख दिया किसी ने। सवाल है, ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए? 100। सिमिलरली फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, सब ठीक है। सर आप पिछली स्लाइड लगा सकते हैं। हाँ, ये तो लिख लिया था शायद आपने। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज, ट्रिपल पॉइंट। हाँ मित्री, 180 डिविजन्स का मतलब है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस। 212 माइनस 32 इज 180 डिविजन्स। लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस 100 माइनस 0 इज 100 डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स भाई लिख लो तो मुझे बता दो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तोयबा, शफात, आ रहा है सब समझ में? हिमांशु, जॉन, देखो बहुत अच्छा है कि लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ इसे कर लो। लॉज ऑफ मोशन तो बहुत सर पे बोझ डालेगा, ये तो आसान आसान सी चीज है, हंसते हंसते हो जाती है। चलिए इसे भी कर लीजिए और एक क्वेश्चन करते हैं। सर अभी नहीं हो। सर डन। सर प्रीवियस स्लाइड। एक काम करना ना, इसे ना एक बार एनसीईआरटी से रीड करना, ऐसे ही टहलते वहलते मोबाइल फोन में एनसीईआरटी डाल लेना और बिल्कुल नॉवेल की तरह पढ़ जाना। बुक पढ़नी जरूरी है, आदत होनी चाहिए बुक पढ़ने की। भाई अब चेंज कर दूं स्लाइड? यार देखो ये गलत बात है, तुम लोग ये तो कहते हो कि पीछे चले जाओ, ये नहीं कहते कि हो गया, ये तो बताया करो। सर नहीं हुआ। अब इसमें ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अच्छा किसी को याद है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर होता है, इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम रीडिंग आती है। देखो साजिद, हर्षित, तिशा, ना तिशा गड़बड़ याद है, हर्षित को सही याद है, साजिद को सही याद है। डन सर। ना ना, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट एग्जैक्टली इक्वल। ये तो बहुत छोटी करते हैं, फिर भी लिख लेते हैं, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूले का यूज समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट टेम्परेचर at which Celsius
and Fahrenheit scale have same reading. तो वो टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम रीडिंग्स दे रहे हो, उस टेम्परेचर की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, T - 0 by 100 - 0, यही तो था TC, और इसे इक्वल कर दो। यही तो मतलब है कि भाई ये TF - 32 by 212 - 32, TC और TF इक्वल है, आप यही तो कह रहे हैं, इक्वल टू T। रख दीजिए जरा इसे, तो T/100 हो गया ये T - 32 भाई देखिए 212 - 32 80 आ गया। सो 180T इज 100T - 32। तो कुछ गड़बड़ करी मैंने, कब कुछ गड़बड़ करी? नहीं, सही कर, नहीं, T - 32 by 180, 180T is 100T - 32 100. सब्ट्रैक्ट करेंगे 80T is -3200, T आ गया -40, which means -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। नंबर याद रखना, ये क्लास 9 से याद होता है, अक्सर भूल गए तो दोबारा याद कर दीजिए, आगे कुछ जगह मैं यूज कर दूंगा इसको। तो ये तो बड़ा सीधा साधा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉल्टी स्केल देखते हैं, कहीं की स्केल में कुछ गड़बड़ है तो इसको यूज कर कर कैसे चीजें ठीक की जा सकती है। इतना लिख लीजिए, साध हो रहा है ये। मुशर्रफ आया आज? मुशर्रफ है क्लास। जाबिर सब क्लियर है? चलो, तबीयत सही है तुम्हारी? तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही आजकल जाबिर? लास्ट स्लाइड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं ना, एक फॉल्टी स्केल के ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, एंगल भी नापा था, कितना आया था जाबिर? आया था 45, नहीं आया था? अच्छा, तो मैं आसान तरीका बताऊं जाबिर मेजर करने का। इस बार वायर से मेजर करना, लोहे की वायर लेना, वो ऐसे ही कर हो जाएगी शूज के नीचे, फिर बाद में जाकर मेजर कर लेना ये एंगल कितना। A thermometer has wrong calibration by faulty thermometer. It reads melting point of ice as -10 degrees Celsius. It reads 60 degrees Celsius in place of 50 degrees Celsius. Calculate boiling temperature on this scale. So I need boiling temperature on this scale. तो जरा सा रीड करते हैं ना, एक नॉर्मल थर्मोमीटर में 0 होता है, ये 0 की जगह -10 दे रहा है।
नॉर्मल टेम्परेचर थर्मोमीटर जहां 50 देता है वहां ये 60 दे रहा है, नहीं, हाँ, जहां ये 50 देता है वहां ये 60 दे। तो नॉर्मल थर्मोमीटर में जब 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो कह रहा है यहां क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। यस सर। थर्मोमीटर है ये फॉल्टी है, फॉल्टी थर्मोमीटर, और ये है फॉल्टी का उल्टा क्या होता है? चलो करेक्ट लिख देते हैं, करेक्ट थर्मोमीटर, एक्यूरेट थर्मोमीटर। सो 0 की जगह माइनस, अरे भाई सॉल्व तो करने दो मुझे, तुम तो इतना तेज करने लगते हो। 50 की जगह 60 दे रहा है, 100 की जगह क्या देगा? मैं भी तो कर लूं, स्लो कर रहा हूं, करने तो दो। TC माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, TF माइनस 32, 212 माइनस 32। सेल्सियस में कितना है? 50 है, 50 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। फ़ारेनहाइट में कितना है? 60 है। अबे फ़ारेनहाइट कौन लिख रहा है? x माइनस 0 की जगह कितना आया? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, लोअर फिक्स पॉइंट पता है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां Tx कितना है? दिस इज Tx, दिस इज Tc, दिस इज TB इसमें, और इसका TB चाहिए। तो Tx is 60 plus 10, boiling point is TB plus 10. One by 2 is 70 by TB plus 10. So TB plus 10 is 140. So TB is 130 degrees Celsius. बॉइलिंग पॉइंट आया 130। भाई 110 तो गलत आ रहा था भाई, ये समझ में आया सबको? बस यही जो एक्सप्रेशन था ना यार, ये वाला ये मैंने फॉल्टी के साथ भी रिपीट कर दिया। सेल्सियस जब था, TC जो दिया हुआ है 50 दिया ना, कह रहा है जब 50 था तो ये 60 मेजर कर रहा था। आपको पता है बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट फॉल्टी में -10 है, बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 100 है, यहाँ चाहिए क्या हो? तो TC की जगह 50 रखा बाय 100, TX की जगह 60 रखा, माइनस 10 TB प्लस। डाउट्स बताओ मुझे इसमें फॉल्टी में। जाबिर इतने फ्लो में मत किया करो, ये गड़बड़ी कर दो। Then sir. अच्छा भैया नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ खुदा। TX तो टेम्परेचर है ना, जो भी इस नए या फॉल्टी स्केल में मेजर किया, फॉल्टी स्केल में कितना मेजर किया? 60, तो से मैंने TX लिख दिया। सेल्सियस में जो TC का क्या मतलब है? जो सेल्सियस स्केल में मेजर किया, कितना मेजर किया? 50, तो इसे 50 लिख दिया। ओके सर। चलिए, straight line equation for solving. अच्छा यश, तुम उस स्टेटमेंट में कह रहे हो कि रिलेशन लीनियर होता है, उसी पर कह रहे हो ना?
वहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, वो x कोऑर्डिनेट वो क्वांटिटी होगी जो वेरी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली वो x नहीं पता आपको। y इज टेम्परेचर, x इज वो क्वांटिटी जो लीनियरली वेरी कर रही है। उस क्वांटिटी के बारे में आपको कुछ नहीं पता कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है। तो यूज कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना कितना चेंज हुआ, या आपको पता हो कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। सो आई एम नॉट श्योर कहाँ से कुछ मिलेगा। सर एक्स और वाई एक्सिस में दोनों यूनिट ले सकते हैं। यूनिट एक दूसरे के साथ लीनियरली थोड़े ना है। लीनियर वेरिएशन इज टेम्परेचर और जो क्वांटिटी चेंज करे, लाइक वॉल्यूम ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों में मेरे ख्याल से रिलेशन अलग अलग जाएंगे। मैं नहीं समझता ये तो ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर तो समझ में आता है, लेकिन एक स्केल वर्सेस दूसरा स्केल स्ट्रेट लाइन होगा, अब ये मुझे नहीं लगता, देखना पड़ेगा। आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ सकता है, मैं कह रहा हूँ देखना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है सेम आ रहा। अच्छा जी, इसके बाद ये तो हमने कर दिया। अब देखिए एब्सोल्यूट स्केल। अच्छा एक बात बताइए, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है? टेम्परेचर की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? सोचो, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, कितना मैक्सिमम मेजरेबल टेम्परेचर हो सकता है? कोई अपर लिमिट है? हाँ, कोई अपर लिमिट नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं, नो अपर लिमिट ऑन टेम्परेचर। बट एक लोअर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है टेम्परेचर के ऊपर। लोअर लिमिट on temperature, there is a lower limit on temperature, and that lower limit is 0 Kelvin. नहीं, यश प्लैंक टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर सकता है। सो थ्योरी भी अपर लिमिट को फिट नहीं करती। लोअर लिमिट ऑन टेम्परेचर ये जरा फिक्स है कि जो लोअर लिमिट होगी दैट इज 0 Kelvin. दिस इज द लोअर लिमिट ऑन टेम्परेचर। अपर लिमिट फिक्स नहीं है, लोअर लिमिट फिक्स है। तो जो लोअर लिमिट फिक्स करता है स्केल, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल। तो ये एब्सोल्यूट स्केल वो स्केल है जो लोअर लिमिट सेट करेगा। केल्विन स्केल भी कहते हैं। देखो, केल्विन स्केल एक बहुत सिंपल लॉजिक पर केल्विन ने बनाया था। केल्विन ने कहा था भाई गैस का प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। गैस मिनिमम 0 प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि गैस का प्रेशर नेगेटिव हो जाए। मैं दोबारा कह रहा हूं, केल्विन ने स्केल बनाया था मिनिमम, तो इसने ये जी मरियम 0 केल्विन, तो इसने ये लॉजिक यूज किया था कि एक गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, नोन था। और ये भी नोन था कि गैस का मिनिमम प्रेशर 0 हो सकता है, गैस का प्रेशर 0 से कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि गैस का प्रेशर 0 हो जाए और नेगेटिव हो जाए, 0 होगा मिनिमम। उसने कहा वो टेम्परेचर जिस पर गैस का प्रेशर 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को उसने 0 केल्विन कह दिया कि ये मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर है। तो इसने करा क्या, इसने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया। तो इसने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पर प्रेशर। इसने एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया। भाई मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अभी लूंगा, जरा अभी सुन लो इस चीज को ना, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस, पीस प्रेशर। ग्राफ कुछ ऐसा आया।
ये ग्राफ, उसने क्या किया, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करना शुरू किया। उसने कहा अच्छा अगर आगे ये लीनियर है तो पीछे भी लीनियर होगा। उसने इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करना शुरू किया। देखो जब ये पीछे लेकर जा रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, आते 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 यहाँ आ गया। यहाँ आते ही प्रेशर कितना आ गया, 0। जैसे यहाँ आया, यहाँ आते ही प्रेशर कितना आ गया, 0। प्रेशर तो 0 हो गया ना, तो वो टेम्परेचर, यहाँ गैस का प्रेशर ऑफ गैस इज 0। प्रेशर ऑफ गैस इज 0, गैस का प्रेशर 0 हो गया। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हुआ जब उसने मेजर किया टेम्परेचर, इट्स -273.15। अगर देखो इसके नीचे ले जाऊं तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से केल्विन ने कंक्लूड किया कि जो मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर है दैट इज -273.15, और इसी -273.15 को उसने 0 केल्विन कह दिया, एब्सोल्यूट 0। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं। ये वो टेम्परेचर है जिस पर प्रेशर 0 हो जाता है गैस का। यही काम उसने गैस के वॉल्यूम के साथ भी करके दिखाया। उसने गैस का वॉल्यूम लिया, उसने टेम्परेचर लिया, उसने ग्राफ प्लॉट करा, लीनियर ग्राफ आया। सो दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट किया, सॉरी नॉट प्रेशर, प्रेशर तो हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम नहीं हो सकता। दिस इज V, वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो ये जो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है, दैट्स -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो जहां वॉल्यूम 0 हुआ दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, यहां जाकर वॉल्यूम 0 हो जाता है, इससे कम नहीं हो सकता। दिस इज मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर, दिस इज द मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर। इससे कम टेम्परेचर गैस अटेन नहीं कर सकती, इससे कम नहीं होगा, मिनिमम इतना ही होता। इसी को उसने नाम दे दिया था एब्सोल्यूट स्केल। तो यहां से एक मिनिमम लिमिट सेट हुई थी। अपर लिमिट कहीं लेते चले जाओ, आगे जाके कोई अपर लिमिट सेट नहीं होगी, लोअर लिमिट। इतना लिख लीजिए। और मैं जरा, अच्छा रुको यार एक बार डाउट्स ले लूंगा पहले, फिर लिखते हैं। प्रेशर की जगह वॉल्यूम भी रख सकते हैं, चलिए आंसर मिल गया होगा। कांट टेम्परेचर गो बिलो, नहीं रशाद, क्योंकि अगर उसके नीचे जाएंगे वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, विच इज अनफिजिकल, पॉसिबल ही नहीं। क्यों जाबे? अच्छा डेफिनेशन यार मैंने लिखी नहीं हूँ, बस यहाँ लिख देता हूँ। Yes, volume can be zero. Volume of a gas can be zero. सब उल्टा ही लिख दिया आपने, तो 0 डिग्री केल्विन होगा ना। 0 केल्विन है, ये 0 डिग्री नहीं होता केल्विन में, सेल्सियस। सो हाँ ये सर इसमें डेफिनेशन में, हाँ 0 केल्विन। क्वांटम मैकेनिकली 0 एटलीस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है यश, प्रैक्टिकली। हमजा इसका रीजन ये, अगर आप इसके नीचे जाओगे, बताओ हमजा यहाँ पर मैं आ गया, प्रेशर इज पॉजिटिव, और नेगेटिव। हमजा
प्रेशर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब एक चीज मिनिमम 0 प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है, नेगेटिव प्रेशर नहीं हो सकता। यहाँ बताओ हमजा, वॉल्यूम इज पॉजिटिव और नेगेटिव ना? अगर इसके आगे में चला जाऊं, टेम्परेचर कम कर दूं, नेगेटिव। नेगेटिव वॉल्यूम इज अनफिजिकल, सो टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव इन केल्विन। केल्विन में मिनिमम 0 होता है, -1 केल्विन जैसा कुछ नहीं होता। और सही तो ये कि आप एक्सपेरिमेंटली 0 केल्विन भी अचीव नहीं कर पाते। 10 raised to the power -9 केल्विन अचीव किया, 0 केल्विन तो अभी नहीं अचीव हुआ। ओके सर। So that is the absolute scale. अच्छा जी, absolute scale के बाद अब देखो, हमने अभी जो स्केल बनाया था अपना, उसमें क्या फिक्स पॉइंट्स रखे थे, जरा बताना मुझको। अभी तक हमने जो स्केल्स पढ़े हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उसमें फिक्स पॉइंट्स क्या रखे थे? 2। एक लोअर फिक्स पॉइंट रखा था जिस पर वाटर फ्रीज होता है, और एक अपर फिक्स पॉइंट रखा था जिसके ऊपर क्या होता है, वाटर बॉयल। एक लोअर फिक्स पॉइंट पड़ा था और एक अपर फिक्स पॉइंट पड़ा था, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं। देखो लिमिटेशंस कैसे हैं। ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर प्रेशर 0 नहीं है। अगर इसी टेम्परेचर पर प्रेशर 0 हो जाता साजिद, तो इसी को मैं कहता ना 0 केल्विन। यहाँ प्रेशर 0 नहीं है, इसलिए यहाँ भी प्रेशर 0 नहीं है इस टेम्परेचर के ऊपर, दैट्स व्हाई। तो हमने जो फिक्स पॉइंट्स लिए थे वो लिए थे लोअर फिक्स पॉइंट्स एंड अपर फिक्स पॉइंट। एक बात बताओ मुझे, क्या आइस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज होती है, उससे कम पर भी फ्रीज होते हुए देखा है? सर उससे कम। आइस कम पर भी फ्रीज हो जाती है, ज्यादा पर भी फ्रीज होती है, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा आपको कि आप प्रेशर चेंज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। सुना है नहीं सुना? यस सर। जब आप माउंटेन्स पर जाओगे, अगर बहुत ज्यादा हाइट पर जाओगे, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता था, अब 100 पे नहीं होगा, ज्यादा पर बॉयल होगा। फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है प्रेशर के साथ। सो lower fixed point and upper fixed point are not two unique points. Lower fixed point और upper fixed point unique points नहीं है, ये points change होते हैं। अब हम जब बस एक मिनट मैं डिस्कशन पे आ रहा हूँ। ये points भी change होते हैं with pressure, like temperature। lower fixed point pressure का function है, pressure change करोगे lower fixed point change हो जाएगा। तो lower fixed point and upper fixed point are not unique. They change with temperature. They change with pressure. Pressure के साथ ये change हो जाता है। Lower fixed point का मतलब है freezing point of water, जो यूजुअली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन प्रेशर चेंज करने पे चेंज हो जाएगा। अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट प्रेशर चेंज करने पर ये कहानी बदल जाएगी। तो ये सब चेंज करता है, यूनिक नहीं। अच्छा, तो हमें कुछ, अच्छा अब ये तो अब टाइम बचा नहीं। इसके बाद की जो कहानी है जो चेंज नहीं करेगी, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसे मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, इसे हम कल स्टार्ट करेंगे। हमजा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से पास हो। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओरिजिन से, ऊपर से, यहाँ से भी जा सकता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माउंटेन पर भी आइस बर्फ होती है, लेकिन वो सन की हीट से मेल्ट नहीं। Pressure is 0, temperature is 0 Kelvin. हाँ जी बिल्कुल अर्षित, ऐसा ही है। जाबिर, वो जो आप कह रहे हो ना, जस्ट हीट का है, आपके हाथ में ज्यादा हीट होती है, तो आप जैसे छोटा सा पोर्शन लोगे, बहुत ज्यादा आइस है, उसको जो हीट मिल रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है।
लेकिन आपने हाथ में थोड़ी सी आइस ली, आपके हाथ की सारी हीट उसी को मिल गई, तो वो मेल्ट हो जाएगी। ये प्रॉब्लम। चलिए, सो आज इसको हम यहीं छोड़ेंगे। हाँ जाबिर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वहां भी यही। आज इसे यहीं छोड़ेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिपल पॉइंट। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।